तो आज सत्ता की शुरुआत करते हैं आज के सबसे ट्रेंडिंग सवाल से। कर्नाटक में अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल को पीएफआई जैसा आतंकी संगठन बताया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बजरंग दल और पीएफआई एक समान है? अगर आप सहमत हैं तो विकल्प हां है, और अगर आप असहमत हैं तो विकल्प नहीं है। हमारे न्यूज मित्र इस खबर पर सत्ता की कुंजी देखते हुए ट्विटर और यूट्यूब पर इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं। आगे हम इस पोल के नतीजे भी आपको सत्ता में दिखाएंगे। तो सत्ता की शुरुआत आज एक ऐसी कुंजी से जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल और तीखी है। इसके मूल में एक ऐसा चुनावी ऐलान है जिस पर संग्राम छिड़ चुका है। पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने राजनीतिक वाणों के साथ में गदाओं के साथ साथ एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इस राजनीतिक संग्राम की शुरुआत आज कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र के उस ऐलान से हुई जिसमें पार्टी ने यह वचन दिया कि वो कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद बजरंग दल पर पीएफआई की तरह ही प्रतिबंध लगा देगी। अगर आप कांग्रेस के घोषणा पत्र के इस ऐलान को शब्दशः पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ दोनों को एक समान बताते हुए लिखा गया है कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठन जो शत्रुता और घृणा को बढ़ावा देते हैं, ऐसे संगठनों को बैन किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या कांग्रेस के लिए बजरंग दल पीएफआई की तरह ही आतंकी संगठन है? क्या कांग्रेस के लिए बजरंग दल पीएफआई की तरह ही देशद्रोही संगठन है? क्या कांग्रेस के लिए बजरंग दल पीएफआई की तरह ही देश तोड़ने वाला संगठन है? कांग्रेस से ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन इन सवालों की भीड़ से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बजरंग बाण से हमला कर दिया और कहा है कि कांग्रेस को पहले प्रभु श्री राम से तकलीफ थी और अब जय बजरंगबली बोलने वालों से नफरत है। पीएम मोदी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कर्नाटक के होसपेट की एक चुनावी रैली में यह भी कहा कि कांग्रेस ने पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है। बजरंग दल को बैन करने के कांग्रेस के इस ऐलान से कर्नाटक समेत 2024 का एजेंडा कैसे बदल सकता है, इस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है जिसमें बजरंग दल और पीएफआई का तुलनात्मक विश्लेषण भी होगा। लेकिन उससे पहले यह देखिए कि कांग्रेस के पीएफआई प्लान पर पीएम मोदी ने कैसे बजरंग बाण चला दिया। हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हो, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन को पीएम मोदी ने ऐसे ही मुद्दा नहीं बना लिया। इसके पीछे गहरी राजनीति है जो कांग्रेस को बैकफुट पर ला सकती है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला आज एक बजरंग बाण की तरह है। इसे हम बजरंग बाण इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये वो बयान है जो कर्नाटक में बीजेपी का संकट हर सकता है। बीजेपी के लिए कर्नाटक में सत्ता कायम रखना आसान नहीं है। उसे चुनाव जीतने के लिए एक संजीवनी की जरूरत है। अगर कर्नाटक में धार्मिक पोलराइजेशन हुआ तो कांग्रेस को इसका नुकसान होगा। कर्नाटक में पीएम मोदी काफी लोकप्रिय हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि बजरंग दल पर उनका यह बजरंगी बयान सहानुभूति पैदा कर सकता है। पीएम मोदी ने अपने आज के बयान में यह संकेत भी दिया कि पहले कांग्रेस ने प्रभु श्री राम को ताले में रखा और अब हनुमान भक्तों को ताले में रखना चाहती है। यानी इस बयान में श्री राम और उनके भक्त हनुमान धार्मिक नायक हैं और कांग्रेस धर्म की विलेन है। बीजेपी कांग्रेस की नस इस एंगल से दबाना चाहती है। राम मंदिर से जुड़ी भावनाओं को जागृत करने में भी इस बयान की बड़ी भूमिका होगी। इससे भी कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। बजरंग दल पर बैन के ऐलान से मुस्लिम तुष्टीकरण का संदेश जा सकता है। बीजेपी इस एंगल को भी प्रचारित करने में जुट गई है। कांग्रेस को इससे भी नुकसान हो सकता है। अब तक कांग्रेस करप्शन पर फोकस कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन का ऐलान करके पूरा नैरेटिव बीजेपी की तरफ खिसका दिया है। हो सकता है कि इसका फायदा बीजेपी उठा भी ले। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आज बटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण वाली राजनीति का आरोप भी लगाया। देश का इतिहास
आतंक और आतंकवादियों के तुष्टीकरण का है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुए, जब एयर स्ट्राइक हुई, तो कांग्रेस ने देश की सेनाओं के सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ये बीजेपी ही है जिसने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, तुष्टीकरण का खेल बंद किया है। समृद्ध पहले पीएम मोदी ने बजरंग बाण चलाए, इसके बाद अमित शाह ने भी कांग्रेस पर हमले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बजरंग दल पर बैन लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की कोशिश में लगी हुई है। गृह मंत्री जी, आज ये हुजूम जो है उसमें भगवा गमछा लहराकर एक संदेश देने की कोशिश हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा कोई संदेश नहीं, हम हमेशा लहराते हैं। आज जिस तरह से बजरंग दल को लेकर कांग्रेस ने अपने मुखपत्र में कहा है कि उनके ऊपर बैन लगाया जाएगा, उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कांग्रेस हमेशा अपीसमेंट की राजनीति कर रही है। उन्होंने भगवान श्री राम को भी ताले में बंद किया था, अब बजरंग के नाम से भी उनको तकलीफ है। मेरा मानना है कर्नाटक की जनता को उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बजरंग दल को बैन करने के कांग्रेस के ऐलान को भगवान श्री राम से जोड़ा तो आतंकवादियों के एनकाउंटर पर भी कांग्रेस को घेर लिया। यानी एक ही दिन में कांग्रेस पर दो बजरंग बाण चलाए गए। पीएम मोदी तो कांग्रेस पर तीखा हमला कर रहे थे। बीजेपी के ही एक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने तो इसे मुसलमान घोषणा पत्र का नाम दे दिया। हेमंत बिस्व शर्मा का बयान काफी तीखा और आक्रामक था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो पूरा का पूरा मुसलमान घोषणा पत्र है। जिन्ना भी जिंदा होते तो ऐसा घोषणा पत्र नहीं देते, लेकिन आज कांग्रेस जिन्ना से भी नीचे चली गई है। यानी इस लड़ाई में मुस्लिम, जिन्ना सारे फैक्टर आ गए हैं। बीजेपी के इस तीखे हमले के बाद भी कांग्रेस बजरंग दल के बारे में अपने ऐलान पर कायम है। वो कह रही है कि जो गड़बड़ करेगा उससे निपटा जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा संगठन है। बयानों की चिंगारियों से भरी 90 सेकंड की रील देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Whatever organizations are there who are spreading the nafrat, who are spreading hatredness, all those organizations will be banned. आज जो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो रिलीज किया, ये लगता है कोई मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। उन्होंने बोला गो हत्या विरोधी कानून को खत्म कर दूंगा, मुस्लिम को रिजर्वेशन दूंगा, बजरंग दल को बैन करूंगा। भाई बाकी क्या रह गया? अगर जिन्ना जिंदा होता था, जिन्ना भी ऐसा मैनिफेस्टो नहीं देता था। Not only Bajrang, any radical organization who try to disturb the peace of the society will be handled in iron hand. How does it matter which organization it belongs to? कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक तुष्टीकरण का चार्टर है। क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? वोट के लिए वो किसी भी सीमा तक जाने को तैयार है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। We want to make Karnataka a peaceful, harmonious state. Any organization from any community that tries to spread hatred and disturb the peace of Karnataka, we will take stern action. इसी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के तहत जिस तरह से कर्नाटक में नाटक किया है और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में पीएफआई के साथ बजरंग दल का नाम दिया, यह कांग्रेस की ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। वैसे तो कांग्रेस बीजेपी पर यह आरोप लगाती रही है कि वो कर्नाटक चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है। संभव है कि बजरंग दल पर बैन के ऐलान से यह ध्रुवीकरण और बढ़ जाए। ऐसे में सवाल यह है, क्या सच में बजरंग दल की पीएफआई से तुलना जरूरी थी? क्या बजरंग दल पीएफआई की तरह आतंकी संगठन है? ये समझने के लिए दोनों के इतिहास को अगल बगल रखकर देखने और दोनों संगठनों के चरित्र को समझने की जरूरत है।
बजरंग दल की स्थापना 8 अक्टूबर 1984 को की गई, जबकि पीएफआई 22 नवंबर 2006 में बना। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का युवा चेहरा बना। संतों की धार्मिक यात्रा को सुरक्षा देना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का मुख्य काम था, जबकि देश में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल सिमी में काम कर चुके लोग पीएफआई में शामिल हुए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कई बार धार्मिक जुलूस में हिंसा के आरोप लगे, लेकिन संगठन के रूप में इस पर कोई बड़ा आरोप नहीं है। पीएफआई पर देश के खिलाफ साजिश और आतंकी संगठनों से साठगांठ के आरोप लगे हैं। बजरंग दल पर देश के किसी हिस्से में बैन नहीं है। पीएफआई पर कई राज्यों ने बैन की मांग की, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। बजरंग दल के किसी सहयोगी संगठन पर देश में बैन नहीं है। पीएफआई के 8 सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया। बजरंग दल पर अब तक देश विरोधी काम का कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। एनआईए ने खुलासा किया था कि पीएफआई गजवाए हिंद को स्थापित करने के लिए फंडिंग जुटा रहा था। एनआईए की छापेमारी में कई देश विरोधी दस्तावेज मिले, जिसके बाद पीएफआई पर बैन लगाया गया था। कुल मिलाकर तथ्यों और जांच एजेंसियों के इनपुट के हिसाब से देखेंगे तो बजरंग दल पर बैन लगाने का कोई बड़ा आधार अब तक नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसका ऐलान कर चुकी है और अपने ऐलान पर वो कायम। बजरंग दल और पीएफआई की तुलना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि एनआईए को पटना में पीएफआई के एक ठिकाने पर छापेमारी में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिशों के सबूत मिले थे। अलग झंडे और कई तरीके के देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ा साहित्य मिला था। इसके अलावा हिजाब विवाद में प्रदर्शन में पीएफआई की फंडिंग की बात भी सामने आई थी। हिजाब विवाद में कई जगहों पर खतरनाक हिंसा भी हुई थी, जिसमें पीएफआई का नाम सामने आया था। यूपी में सीएए विरोधी प्रदर्शन में पीएफआई पर फंडिंग के आरोप लगे थे। यूपी सरकार ने केंद्र सरकार से पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की थी। कर्नाटक में हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में पीएफआई के रोल की जांच की जा रही है, लेकिन बजरंग दल पर सबूतों या साक्ष्यों के आधार पर इस तरीके के गंभीर आरोप नहीं लगे हैं और देश के किसी हिस्से में अब तक बजरंग दल पर प्रतिबंध की स्थिति भी नहीं आई है। 1984 में बने बजरंग दल का विस्तार 1993 से तेजी से हुआ। सभी राज्यों में बजरंग दल की इकाइयां बनी, लेकिन किसी को इसका कोई प्रमाण पत्र या पहचान पत्र नहीं दिया जाता है। इसका रजिस्ट्रेशन कहीं उपलब्ध नहीं है, यानी यह संस्था विचारों में दिखती है, कागजों में नहीं। दरअसल बजरंग दल की कहानी की शुरुआत हम आपको बताते हैं। यह कहानी 1984 की है, जब श्री राम जानकी रथ यात्रा के अयोध्या से प्रस्थान के समय तत्कालीन यूपी सरकार ने सुरक्षा देने से उसे मना कर दिया था। उस समय संतों के आह्वान पर विश्व हिंदू परिषद ने वहां उपस्थित युवाओं को यात्रा की सुरक्षा का दायित्व दिया और यह कहा गया कि श्री राम के कार्य के लिए हनुमान सदा उपस्थित रहे हैं। उसी प्रकार आज के युग में श्री राम के कार्य के लिए बजरंगियों की टोली बजरंग दल के रूप में कार्य करेगी। बजरंग दल का संगठन बनाते समय यह कहा गया था कि यह संगठन किसी के विरोध में नहीं, बल्कि हिंदुओं को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों से रक्षा के लिए हुआ है। उस समय केवल स्थानीय युवाओं को ही यह दायित्व दिया गया जो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के कार्यों में सक्रिय रह सके। 1993 में बजरंग दल का अखिल भारतीय संगठनात्मक स्वरूप तय हुआ। सभी प्रांतों में बजरंग दल की इकाई घोषित हो गई। बीजेपी और वीएचपी के फायरब्रांड नेता विनय कटियार इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आज देश भर में बजरंग दल सक्रिय है। बजरंग दल का उद्घोष वाक्य है, जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का एक अनुषांगिक संगठन है और वीएचपी आरएसएस का अनुषांगिक संगठन है। यानी बजरंग दल एक तरीके से सीधे तो नहीं कहेंगे, लेकिन परोक्ष रूप से संघ से जुड़ा है। पहले बजरंग दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता था, पर अब राष्ट्रीय संयोजक होता है। समय समय पर धर्म रक्षा के लिए बजरंग दल की तरफ से युवाओं को शस्त्र की दीक्षा दी जाती है और इसके लिए शिविर भी लगाए जाते हैं। अब इस खबर का नजरिया 9। राजनीति में अपने स्टैंड को बदलने वाले तीव्र मोड़ बार बार आते रहते हैं। एक बड़ा विरोधाभास यह है कि कर्नाटक में 2013 से 2018 के बीच कांग्रेस की सरकार थी। तब सिद्धरमैया ने एसडीपीआई और पीएफआई के 1600 कार्यकर्ताओं के खिलाफ 176 मामले वापस लेने का आदेश दिया था और अब वही कांग्रेस 2023 के कर्नाटक चुनाव में पीएफआई को कट्टर संस्था मान रही है और कार्रवाई का वादा घोषणा पत्र में लिखकर दे रही है, लेकिन साथ में बजरंग दल का नाम भी चिपका दिया गया है। हो सकता है पीएफआई को लेकर कांग्रेस की आंखें खुल गई हों, क्योंकि केंद्र सरकार भी पूरे देश में इस संगठन को बैन कर चुकी है। लेकिन बजरंग दल को लेकर कांग्रेस का स्टैंड सबूतों की कसौटी पर कितना खरा उतरेगा और इसके क्या नतीजे होंगे, ये चेक करना होगा। वैसे नजर तो इस बात पर भी रखनी होगी कि बजरंग दल और पीएफआई पर कार्रवाई वाला ये पॉइंट
कांग्रेस के भविष्य के घोषणा पत्रों में भी कॉपी पेस्ट होता है या नहीं। तब यूपी में बड़े बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, जो अतीक के मिट्टी में मिलने के बाद आज पहली बार प्रयागराज पहुंचे और ठीक उसी जगह पर पहुंचे जहां कभी एक एक पत्ता माफिया अतीक के नाम से हिलता था। आज मुख्यमंत्री योगी दो ऐसे इलाकों के बॉर्डर पर थे जिसमें एक और चकिया मौजूद है जहां अतीक का सिक्का चलता था, तो दूसरी ओर वो लूकरगंज है जहां कभी अतीक के अवैध कब्जे का साम्राज्य खड़ा था। उसे गिराकर गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी निकाय चुनाव के लिए जनसभा करने गए थे, लेकिन उनके तल्ख तेवर इस बात के संकेत देते थे कि अतीक अभी झांकी है, बड़े बड़ों की पिक्चर अभी बाकी है। माफिया सावधान रहें, मिट्टी में मिलाने का कार्यक्रम जारी है। सरकार प्रशासन को हल्के में लिया तो बहुत भारी पड़ेगा। माफिया के अवैध कब्जे को मिट्टी में मिलाकर मिसाल बनाएंगे। सबसे पहले हम आपको योगी की एक धुआंधार रील दिखाते हैं जिसे न्यूज मित्र ही नहीं तमाम माफिया भी रिवाइंड करके जरूर देखेंगे। संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रसी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये पंक्तियां हमारे कर्म प्रधान व्यवस्था को कहीं न कहीं मार्गदर्शन करती हुई दिखाई देती है। कुछ लोगों ने प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, लेकिन यह प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है। सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि तमंचे की कीमत क्या होती है और तमंचे की दुष्परिणाम भी क्या होते हैं। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथों में टैबलेट है, टैबलेट। आज योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के जिस लूकरगंज इलाके में अपनी रैली की, वहां से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर 76 घर बनाने का काम भी चल रहा है। लेकिन खबर यह नहीं है, खास बात यह है कि आज ये घर जिस जमीन पर बनाए जा रहे हैं उस पर कभी माफिया अतीक अहमद का अवैध कब्जा हुआ करता था, लेकिन योगी सरकार बनने के बाद उस कब्जे को खाली कराया गया और अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहां गरीबों के लिए मकान बनाए जा रहे हैं। जिस जगह पर यह घर बन रहे हैं वो डेविड नाम के एक शख्स की थी। डेविड ने लूकरगंज में अपनी जमीन पर एक बंगला बनाया था। डेविड की जमीन पर माफिया अतीक अहमद ने कब्जा कर लिया। योगी सरकार ने जमीन को अतीक के अवैध कब्जे से मुक्त कराया और 2021 में उस पर बुलडोजर चलवा दिया। अब 1731 वर्ग मीटर की इस जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि योगी ने माफियाओं को डराने वाला संदेश का लॉन्ग टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट करा लिया है, क्योंकि इन घरों में अब लोग वर्षों तक रहेंगे, किस्से सुनाएंगे और ये बताएंगे कि उनका एड्रेस वही है जहां अतीक अहमद और उसका पूरा कुनबा मिट्टी में मिला था। वैसे ये मकान कितने तैयार हो चुके हैं और इन्हें कब तक लोगों को सौंपा जाएगा, इस पर हमारे संवाददाता कुमार कुंदन की एक ग्राउंड रिपोर्ट भी। माफियाओं की जो अवैध संपत्ति थी उससे तोड़ करके जो गरीबों का आवास बनाए, बोर्ड बनाइए, अगले महीने उस संपत्ति पर गरीबों का आवास आवंटन करने के लिए भी आने जा रहे हैं आप। ऐसे कब्जा करने का प्रयास करेगा, उसकी संपत्ति को ऐसे ही जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने का काम सरकार करेगी। इस जमीन पर किसी समय अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था। इस कब्जे से मुक्त करवाया यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने, और अब इसी जमीन पर तैयार हो रहा है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। दावा यह किया जा रहा है कि इस बिल्डिंग को गरीबों के लिए दिया जाएगा। तकरीबन 76 मकान जो है यहाँ पे बनाए जा रहे हैं
इन मकानों को गरीबों को दिया जाएगा। ये वो ज़मीन है जो अतीक के कब्जे में हुआ करती थी। इसकी कीमत जो है अभी तक जो बताया जा रहा है वो तकरीबन 3.5 लाख के आसपास होगी। सरकार इसमें एक तरह से सब्सिडी देगी और उस सब्सिडी के तहत जो है ये मकान बनाया जा रहा है। सत्ता में अब बात उस दिल्ली की तिहाड़ जेल की, जिसे वैसे तो देश की सबसे सुरक्षित जेल कहा जाता है, लेकिन अभी इस जेल के अंदर जो कुछ चल रहा है उसे देखकर आप इसे जेल नहीं बल्कि माफियाओं का वो क्लब हाउस कह सकते हैं, जहां वो मौज में रहते हैं। उनके सामने जेल का सिस्टम सरेंडर मोड में रहता है। तिहाड़ जेल मौजूदा वक्त में ऐसा अड्डा है जहां ये गैंगस्टर जब चाहते हैं, जिसे चाहते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन आज तिहाड़ में हुए एक गैंग वॉर के बाद ये सवाल पूछना जरूरी है कि आखिर इन माफियाओं को मिट्टी में कौन मिलाएगा। आज सुबह से आपने भी उस गैंग वॉर की कई खबरें और ब्रेकिंग न्यूज देखी होंगी, जिसमें टिल्लू ताजपुरिया नाम के गैंगस्टर को 4 बदमाशों ने लोहे की रॉड से पीट कर मार डाला। ये सब कुछ तब हुआ जब एक हफ्ते पहले ही तिहाड़ में गैंग वॉर की आशंका पर एक खुफिया रिपोर्ट जारी की गई थी। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने उस वारदात की जिम्मेदारी भी ले ली। पिछले 3 हफ्ते के अंदर तिहाड़ में यह गैंग वॉर की दूसरी घटना है। ये वही तिहाड़ है जहां बैठकर कई गैंगस्टर्स की सत्ता जेल में रहने के बावजूद फल फूल रही है। आमतौर पर ऐसे सीन किसी वेब सीरीज या फिल्म में देखने को मिलते होंगे, लेकिन तिहाड़ के अंदर अब ये सब कुछ बहुत आम हो गया है। इसलिए आज ये सवाल पूछना जरूरी है कि जो तिहाड़ जेल के नाम को मिट्टी में मिला रहे हैं, उन माफियाओं और गैंगस्टर्स को मिट्टी में मिलाने का काम कौन करेगा। आज ये सवाल भी बनता है कि तिहाड़ जेल के सिस्टम ने क्या माफियाओं के आगे पूरी तरीके से हथियार डाल दिए हैं। देश की सबसे सुरक्षित जेल कही जाने वाली तिहाड़ क्या कोई गली नुक्कड़ है जहां खुलेआम गैंग वॉर होता है। तिहाड़ जेल के अंदर माफियाओं के खूनी खेल का असली गुनहगार आखिर कौन है। क्या तिहाड़ की व्यवस्था माफियाओं और अपराधियों के साथ मिली हुई है। आज जब हमने इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की तो हमें कई हैरान करने वाले तथ्य मिले। वो हम आपको दिखाएं, उससे पहले तिहाड़ जेल में लेटेस्ट गैंग वॉर पर एक छोटी सी रील देख लेते हैं। देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले तिहाड़ जेल में एक बार फिर गैंग वॉर का मामला सामने आया है और इस गैंग वॉर में दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई है। योगेश टुंडा, दीपक और उसके साथियों ने मिलकर लोहे के रॉड और नुकीले चीज से टिल्लू ताजपुरिया के हाई सिक्योरिटी बैरक में जहां पे वो कैद था वहां पर हमला कर दिया। टिल्लू ताजपुरिया कुख्यात गैंगस्टर था और 2021 में रोहिणी में जितेंद्र गोगी नाम के जो गैंगस्टर की कोर्ट के भीतर हत्या की गई थी, उसमें टिल्लू ताजपुरिया का नाम सामने आया था। एक के बाद एक जिस तरीके से तिहाड़ जेल के भीतर इस तरीके से गैंगवॉर की खबरें आ रही है, ये अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है और ये बहुत सुरक्षा पे बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाले तिहाड़ जेल में एक के बाद एक इस तरीके से कैसे गैंगवॉर हो रहा है। अब सवाल यह है कि इस गैंग वॉर के असली जिम्मेदार कौन है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आज हमने बहुत रिसर्च की और इसके बाद सत्ता की कई कुंजी तैयार की। तिहाड़ जेल में जो कुछ चल रहा है उसकी जवाबदेही के लिए आज हमने जिम्मेदारी की एक चेन भी तैयार की है। लेकिन उसे देखने से पहले समझिए कि आखिर तिहाड़ पर अभी किसका कंट्रोल है। पहले तिहाड़ जेल की सारी जिम्मेदारी पंजाब सरकार के पास हुआ करती थी, लेकिन 1966 में इस तिहाड़ का कंट्रोल दिल्ली को मिल गया। मौजूदा वक्त में तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के कारागार विभाग है उसके अधीन आता है। कारागार विभाग के पास ही तिहाड़ जेल में बंद कैदियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा कैदियों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी कारागार विभाग के पास ही है। ये सारी जानकारी दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर भी मौजूद है। जब हमने सेंट्रल जेल की वेबसाइट सर्च की तो उसके होम पेज पर हमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भी दिखाई दी और इसमें कुछ कैदियों को योग करते हुए दिखाया गया। लेकिन इसमें जो जानकारी नहीं छपी है और जो कुछ नहीं दिखाया गया है वो अब हम आपको बताते हैं। ये वही तिहाड़ जेल है जहां 14 अप्रैल को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर प्रिंस तेवतिया की एक गैंग वॉर में हत्या कर दी गई। यानी देश की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ में गैंग वॉर एक रूटीन खबर बन गई है।
देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल, जिसमें बैठकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को आराम से ऑपरेट करता है। कहने को तिहाड़ भारत की सबसे हाई प्रोफाइल जेल है, लेकिन यह वो जेल है जहां से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का ऑर्डर पास हुआ। वैसे तो तिहाड़ देश की सबसे बड़ी जेल है, लेकिन यह वही जेल है जहां सुकेश चंद्रशेखर जैसे ठग और करप्शन के आरोप में बंद कई आरोपियों के वीआईपी ठाट देखने को मिले। सुकेश चंद्रशेखर के मामले में तो तिहाड़ के कई अधिकारियों पर एक्शन भी लिया गया। इसे वैसे तो देश की सबसे सुरक्षित जेल कहा जाता है, लेकिन इस जेल से कैदी भी दिन दहाड़े फरार हो जाते हैं। यानी तिहाड़ के अंदर वो सब कुछ हो रहा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए यह सवाल बनता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसे समझाने के लिए आज हमने तिहाड़ में आए दिन होने वाली गैंग वॉर पर एक जिम्मेदारी की चेन बनाई है। आज आप वो नाम और पद थोड़ा नोट कर लीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आगे कभी तिहाड़ में कोई गैंग वॉर की खबर आए तो आपको यह समझने में आसानी होगी कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है। तिहाड़ में टिल्लू ताजपुरिया मर्डर केस में पहली जिम्मेदारी उस वार्डर और हेड वार्डन की आती है जिनकी जेल नंबर 8 में टिल्लू की हत्या हुई थी। जिम्मेदारी की इस चेन में दूसरा नाम तिहाड़ के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का आता है। इसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट की जवाबदेही होती है कि आखिर कैसे तिहाड़ जेल गैंग वॉर का नया अड्डा बनता जा रहा है। फिर जेल नंबर 8 और 9 के सुपरिटेंडेंट देवेंद्र उपाध्याय, क्योंकि एक जेल में टिल्लू की हत्या हुई तो दूसरी जेल से आरोपी टिल्लू ताजपुरिया को मारने आए थे। इसके बाद डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल MT कॉम से सवाल पूछे जाने चाहिए। फिर एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल मुकेश प्रसाद की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इसके बाद डीजी तिहाड़ संजय बेनीवाल, जिनसे यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर तिहाड़ में यह हो क्या रहा है। और इसमें आखिरी नाम दिल्ली सरकार के जेल मंत्री कैलाश गहलोत का आता है। तिहाड़ जेल में कैदियों की सुरक्षा दिल्ली सरकार के ही अधीन है। ये वही तिहाड़ जेल की सुरक्षा को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत है ने सुप्रीम कोर्ट तक सवाल उठा चुकी है, लेकिन जवाबदेही के नाम पर सिर्फ टोपी ट्रांसफर का खेल तिहाड़ में चलता रहा है। यानी तिहाड़ के ये जिम्मेदार लोग सुरक्षा व्यवस्था को तो सुपरहिट नहीं करा सके, लेकिन अगर इनसे किसी वेब सीरीज में गैंगस्टर को स्टार बनाने वाला स्क्रीन प्ले लिखवाया जाए तो हम ये यकीन से कहते हैं कि ये बहुत अच्छा लिखेंगे और उस वेब सीरीज को सुपर हिट भी करवा देंगे। आज आपको तिहाड़ जेल से जुड़ी कुछ और दिलचस्प जानकारी भी हम बताना चाहेंगे। तिहाड़ जेल पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में मौजूद है, जो कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जेल परिसर है। इसे भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में एक माना जाता है। तिहाड़ जेल परिसर में 9 जेल मौजूद हैं। हाल ही में एक RTI से यह जानकारी सामने आई थी कि तिहाड़ में वैसे तो 5200 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में क्षमता से कहीं ज्यादा कैदी तिहाड़ की जेल में रखे गए। आज तिहाड़ पर रिसर्च करते वक्त हमें एक और दिलचस्प जानकारी मिली। इस पर भी हमने आपके लिए सत्ता की एक छोटी सी कुंजी बनाई है। क्या आपको पता है कि तिहाड़ में कैदियों को जेल में शिफ्ट करने की एक खास प्रक्रिया है। तिहाड़ के जेल मैनुअल के मुताबिक जेल नंबर 1 में उन्हीं कैदियों को रखा जाता है जिनका नाम S और Y से शुरू होता है। जेल नंबर 2 में 10 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले कैदी रखे जाते हैं। जेल नंबर 3 में उन कैदियों को शिफ्ट किया जाता है जिनके नाम B, V, C, D, E, F और G से शुरू होते हैं। तिहाड़ की जेल नंबर 4 में वो कैदी रखे जाते हैं जिनके नाम A और R से शुरू होते हैं। जेल नंबर 5 में 10 साल से कम सजा पाने वाले कैदियों को जगह मिलती है। जेल नंबर 6 में सिर्फ महिला कैदियों को रखा जाता है, जबकि जेल नंबर 8 और 9 में वो कैदी शिफ्ट किए जाते हैं जिनका नाम J, Z, L, M और N से शुरू होता है। जिस व्यक्ति को भारत की राजनीति की दुनिया की मास्टर चाबी कहा जाता है, जिसे महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, जिसने अपने राजनीतिक कौशल से शिवसेना और कांग्रेस जैसे 2 ध्रुवों को एक साथ लाने का काम किया, जिसने 1970 के दशक में इंदिरा गांधी को मना करने का साहस दिखाया था, जिसने विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस को छोड़कर अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया, जिससे नरेंद्र मोदी राजनीति सीखने की बात कहते हैं, उस व्यक्ति ने आज शक्ति से उचित दूरी बनाने का फैसला लिया। यानी शरद पवार ने अपना पावर गेम बदल लिया। दिल्ली को भले ही देश की राजनीतिक राजधानी कहा जाता हो, लेकिन आज राजनीति की इमोशनल फिल्म मुंबई के YB चौहान सेंटर में रिलीज हुई, जहां शरद पवार के NCP अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान हुआ और इस ऐलान ने सबको सन्न कर दिया, हैरान कर दिया। और अब हम आपको पोल बता देते हैं। जो सबसे पहले हमने सवाल पूछा था आपसे कि क्या बजरंग दल PFI की तरह आतंकी संगठन है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो इसमें 34.2% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया है, जबकि 65.8% लोगों ने ना में इसका जवाब दिया। और ये पोल ट्विटर पे था,
यूट्यूब पे भी हमने एक पोल किया था और इसके रिजल्ट जो आ रहे हैं उसमें 27% लोगों ने कहा है हाँ वो इससे सहमत है, लेकिन 73% लोगों ने इससे अपनी असहमति जताई है। ओह, तो देखिए सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।